पितृ दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पिता परमेश्वर ऐसे ही नहीं कहते हैं, पिता परमेश्वर के गुण भी होते हैं। पिता पूरे जीवन संघर्ष करता रहता है अपने परिवार के और अपने समाज के और अपने माता पिता कुटुंब के मान सम्मान के लिए वो हमेशा संघर्ष करता रहता है। आइए इस पितृ दिवस पर बहुत शुभकामनाओं के साथ हम नगर के ऐसे अधिवक्ता महोदय से मिलने वाले हैं जिनका एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इतिहास रहा है। तो स्वागत है देवेंद्र सिंह जी हिरण साहब का कि एक पिता होने का दायित्व, एक पिता एक परमेश्वर के बराबर, माता तो होती है लेकिन पिता का कद उससे भी कई ऊपर होता है, क्योंकि पिता वह है संघर्षशील, बुरे की बुरे समय में भी वह कभी हिम्मत नहीं हारता है। माता तो कभी कभी अपने मायके में भी चली जाती है लेकिन पिता कहाँ जाए, वो स्वयं प्रताड़ित होकर भी दूसरों को प्रकाश देने वाला ऐसा पिता। आइए पिता के बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे सीखने का कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका। हमारी भारतीय संस्कृति में माता और पिता दोनों को ही का ही बहुत अत्यधिक महत्व रहा है। और आज के दौर में समझें या हम पुराने दौर में जाएं तो हम पाते हैं कि आदि अनादि काल से ही माता पिता को ईश्वरीय तुल्य माना है भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। और उन्हीं के जरिए हम इस दुनियादारी को समझ पाते हैं। आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत सभी को बधाई। और मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान दौर में ऐसा भी कहा जाता है कि जब बेटा बाप के बराबर हो जाता है तो फादर का जो रोल है वो एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का रोल हो जाता है। तो इन तीन शब्दों में जो है वो हम सारी चीज समझ सकते हैं कि एक पिता का कितना विस्तृत रोल एक अपने पुत्र के जीवन में होता है और क्या उनका महत्व होता है। पिता हर घड़ी हर समय अपने बेटे बेटियों के लिए और संघर्षरत रहते हैं और यही चाहते हैं कि आगे की जो पीढ़ी है वो अपने एक पिता का नाम रोशन करे। इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि बाप की कितनी छोटी ख्वाहिश, बेटा मेरा नाम करेगा। तो यही एक पिता का रोल रहता है कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो परंपराएं शुरू से चली आ रही है उसका निर्वहन भी करें। पिता उनको अपने पुत्रों को गाइड भी करते हैं, साथ ही एक मित्रवत व्यवहार भी उस समय रहता है। और जीवन के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर पिता की गाइडेंस अपने पुत्र के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि उनके साथ एक पूरा एक्सपीरियंस जुड़ा होता है जीवन का। अभी आप ये देख रहे हैं, ये देखिए हिरन वंशावली है जो हमारे फैमिली ट्री है। ये बापर अव्वल जो गहलोत डायनेस्टी के फाउंडर रहे, जिन्होंने मेवाड़ के प्रथम शासक रहे, वहां से लगाकर और मेरे पुत्र प्रद्युम्न सिंह हिरन तक ये पूरा फैमिली चार्ट मेंटेन है। इसमें आप देखते हैं कि ये प्रद्युम्न, फिर मेरा नाम है, फिर मेरे पिताजी सीनियर एडवोकेट कंचन सिंह जी हिरन साहब का है, फिर उसके बाद मेरे अंकल स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी हिरन साहब और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हिरन साहब का नाम इसमें तीनों ब्रदर्स का है। फिर मेरे दादाजी केसर सिंह जी हिरन जो मेवाड़ के बहुत सीनियर लॉयर रहे, आदरणीय केसर सिंह जी हिरन साहब का है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आदरणीय भूरेलाल जी साहब हिरन, जो कि मेवाड़ राज्य में भोपाल सिंह जी के समय पर उन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था, जो महेंद्र राज सभा पैलेस में प्रोसीडिंग चलती थी उसको वो प्रिसाइड करते थे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इनके पिताजी का नाम दौलत राम जी। और इस तरह से जो है ये पूरा वंशावली का हमारा ये फैमिली चार्ट चल रहा है। तो इससे हम महत्व आप समझ सकते हैं कि एक पिता पुत्र का जो महत्व होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से ये परंपराएं चलती आ रही हैं और जो लेगेसी को ये फॉलो करना होता है। तो फिर इधर आप देख रहे हैं कि ये दीपो जी, फिर महिरा जी। दीपो जी के यहाँ देख रहे हैं कि महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर को बसाया, उदयपुर शहर की स्थापना करी, उनके द्वारा इन्हें प्रधान बनवाया गया और 300 बीघा इन्हें जमीन बख्शी गई। तो ये छोटी छोटी हमारी फैमिली हिस्ट्री में आप देख रहे हैं। इसी तरह से ये पूरा फैमिली क्लैन चल रहा है। और यहाँ आप आते आते देखते हैं कि ये जो तीन ब्रदर्स हुए, सूरो जी, मेघो जी और दोदो जी, इन्होंने
पाली में जो एक बड़ा फेमस जैन टेम्पल है, 9 लखा मंदिर कहलाता है, उसकी स्थापना करी। फिर इधर से अगर अपन और आगे चलते हैं तो ये हम पाते हैं कि 805 सन में हर धवल जो कह रहे हैं कि जो इन्होंने वीर धवल जी हुए, हर धवल जी और वीरम जी, जो कि राणा रतन सिंह जी के 3 पुत्र हुए। इनमें से एक ब्रदर ने, यहाँ पर आप अंकित देख रहे हैं कि ओसवाल धर्म, जैन धर्म को अपना लिया था। तो उस समय से भी ये कई प्रथाएं चली आ रही है। जो जिस से ज्यादा प्रभावित होते थे, जिस धर्म के, उससे अहिंसा के थे, ये थे, तो उस तरह से अपना एडॉप्शन वहां पर भी उस टाइम में भी होते आ रहे थे। फिर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले जो है सब जगह रावल रगड़ा था। इस जगह जो आकर, यहाँ पर आकर जो राणा पदवी दी गई महाराणा को, और इस तरह से यहाँ से आके जो राणा जोधा और सुराणा जी, ये पदवी यहाँ मिली। उसके बाद आप देखते हैं कि बापा रावल के जो 12वीं 13वीं पीढ़ी में जो उनके क्लैन से आए, वो गोपी रावल जी, यहाँ इन्होंने गोगुंदा जो हमारा है, गोगुंदा को बसाया गया। और गोगुंदा का महत्व हम सब जानते ही है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। इस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी वंशावली जो है, फादर सन का सारा इसमें आप देख रहे हैं। तो ये फादर्स डे के उपलक्ष्य में भी हम इसको बड़ा रेलेवेंट पाते हैं। और हम लकी हैं कि जो है मेवाड़ में हम जन्मे और इस तरह का जो एक परिवार में जन्म लेने का मौका मिला। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो संस्कार होते हैं, संस्कारों को भी आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उसमें भी पिता का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। तो इसलिए आप सभी को फादर्स डे के उपलक्ष्य में आपके सभी श्रोताओं दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सिंह जी। तो हम ये समझ सकते हैं कि परंपराएं तब जीवित रहती है जब संस्कार जीवित रहते हैं। संस्कारों का समन्वय ही परिवार का समन्वय है। आपने ये पूरी एक चित्रांन में बताया, तो हम ये समझ पाए हैं कि उस समय भी जब घर बड़ा होता था तो किस प्रकार से राजा महाराजा अपने परिवार को अलग अलग रजवाड़ों में बसाया करते थे। अलग अलग रजवाड़ों के सूबेदार, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। तो ये परंपरा थी। आज पितृ दिवस के उपलक्ष्य में एक पिता क्या है, एक पिता का महत्व क्या होता है। पिता तो वो है कि बच्चे को जरा सा कुछ होता है तो वो रात भर नींद नहीं निकालता, पता नहीं क्या होगा, यानी रात भर उसको एक चिंता खाई जाती है। सारी दुनिया से तो वो लड़ सकता है, लेकिन अपने परिवार के सामने वो हार जाता है। क्या ऐसा क्षण कभी आया? हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब पिता एक गार्जियन की भूमिका में आ जाते हैं तो फिर वो हार शब्द उनके लिए मायने नहीं रखता, और उसको अपना ना हार जैसे शब्द को उनको अपने दिलो दिमाग से बाहर निकालना पड़ता है। क्योंकि जब संघर्ष का दौर होता है किसी भी स्थिति में परिवार के लिए, तो सारा दायित्व पिता पर आ जाता है। और जब हम जानते हैं संघर्ष की जब स्थिति होती है, उस समय मनोबल दुगना हो जाना चाहिए, मेरा मानना ये। तो हम एक पिता अपने परिवार को संभाल सकता है। जब हम खुद ही हम अपना मनोबल नहीं रखेंगे या इस तरह की मानसिकता में आ जाएंगे, तो फिर पूरे परिवार को संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि पिता होने के नाते एक ये भी दायित्व होता है कि हम पहले अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पूर्णतः हम संभल रहें, तो तभी हम अपने पूरे परिवार की देखभाल कर सकते हैं। तो संघर्ष करते रहना ये पिता के लिए बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि पिता की कद्र तब होती है जब वो खुद पिता बनता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्रत्यक्ष को प्रमाण के वाली बात है। वो फीलिंग्स तभी आ सकती है जब एक बेटा खुद जब अपने पिता की भूमिका में आता है, तब ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है कि हमारे पिता ने, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से संघर्ष करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, पुत्र पुत्रियों के लिए किस तरह से उनका योगदान रहता है। और मैं तो कहूंगा कि वो एक सुखद क्षण होता है, वो योगदान देना पिता के लिए। ये कोई एक बर्डन की तरह नहीं होता है, ये तो एक सुखद क्षण होता है कि आप अपने बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए अगर कुछ कर पाते हैं तो ये भगवान की देन होती है। आपके जीवन में कई मोड़ आए होंगे, कई पितरों के बारे में आपने लिखा भी होगा, कई साहित्य भी पढ़ा होगा, कहीं आपने गीत के माध्यम से। वो कौन सा क्षण था जब अश्रु आ गए लिखते लिखते कि ये कैसे हुआ? देखिए, भावुक होने के पिता के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं। जब बेटा पहला कदम उठाता है तब भी वो भावुक होता है पिता। जब बेटा चलना सीखता है तब भी पिता भावुक हो जाते हैं।
इस तरह से जब पहली बार अपने स्कूल में प्रवेश करता है, बच्चा जा रहा होता है अपना बैग लेके, वो एक अलग भावुक होने का क्षण होता है। या कभी बच्चे को कहीं साइकिल चलाते हुए गिर भी गया, कोई चोट लग गई, वो भी एक भावुक होने का क्षण होता है। ऐसे तो कई सारे संस्मरण होते हैं जीवन में जब पिता को भावुक होना होता है। परंतु पिता होने के नाते पिता और माता में माता के तो अश्रु बह जाते हैं, परंतु पिता उन अश्रुओं को पी जाता है। वो अपने बेटे के सामने क्या, पुत्र पुत्रियों के सामने या अपने परिवार के सामने कभी अपनी निर्बलता शो नहीं कर सकता है। तो भावुक क्षण तो होते जरूर है, पर वो जो अश्रु होते हैं वो अंदर ही अंदर उनको पीना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब पिता को रोना आ गया, ये आ गया। वो पिता का एक जो रोल होता है इस तरह से। और कई सारे ऐसे क्षण होते हैं जब बेटा अपने प्रोफेशन में एंटर करता है या पहली बार कोई गाड़ी चलाना सीखता है, कई ऐसे भावुक क्षण आते हैं जब ऐसा लगता है कि जो है ये सुखद क्षण भी होते हैं और भावुक होने के क्षण भी होते हैं। तो जब देश के बंटवारे हो गए थे, देश की संघर्ष चल रहा था, देश में विधान संविधान लिखे जा रहे थे, उस समय सिंध से हमारे सिंधी समाज के और अन्य समाज के बहुत लोग होते थे। वर्ष 2014 में 24 में जब उन्होंने पितृ दिवस मनाया था, तो युवाओं की आंखों में आंसू थे कि पिता, हमने आपका सम्मान करने में 78 वर्ष लगा दिए, जबकि बहुत पहले हो जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पार्टीशन का जो दौर था वो युवा पीढ़ी ने तो नहीं देखा, परंतु जिन्होंने उसको महसूस किया है वो ये समझ सकते हैं कि परिवार से जुदा होने का दर्द जो होता है वो क्या होता है। इसी प्रकार जो आपने बताया कि 2024 में सिंधी समाज वालों ने, सभी संस्थाओं वालों ने, उन्होंने पितृ दिवस मनाया और जो अपने जो भाव थे वो पिता के प्रति या अपने परिवार के प्रति वो उस दिन शेयर किए गए। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने शुरुआत करी। वैसे तो क्या है कि मैं मानता हूँ पिता और बुजुर्गों का सम्मान हर दिन हर क्षण होता ही है, और हमारी संस्कृति भी ऐसी रही है कि ऐसा कोई दिवस मनाना इसके लिए जरूरी नहीं है, परंतु हम पाते हैं कि विशेष दिन होता है जिस दिन वो हम अपने भाव उद्गार कर सकते हैं। तो एक फादर्स डे एक ऐसा टाइम समय दिन है जिस दिन स्पेशली जो है फादर को डेडिकेट किया गया। और इस तरह का अगर इन्होंने पहल करी है तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पहल करी है। और उस पार्टीशन के दौर से लगाकर और अब तक वो जो अपने भाव, कई बार पुत्र नहीं बोल पाते अपने पिता को, तो उस दिन उन्होंने एक दिवस बना के और इस तरह से उसको शेयर किया। एवं पार्टीशन के जो दौर था जिसे युवा पीढ़ी नहीं देख पाई, उसके संस्मरण भी शेयर किए। तो इससे यह महसूस हुआ कि परिवार और पिता का और माता का क्या एक इम्पोर्टेंस हो सकती है, और उसको विशेष रूप से उस दिन मना के और उनको अगर सम्मानित किया गया तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल मैं मानता हूँ कि समाज की तरफ से हुई। भारतीय परंपराओं में हम देखें कि पितृ दिवस, मातृ दिवस हम श्राद्ध के साथ मनाते हैं, और शायद हम उन सभी पूर्वजों को तिलांजलि देते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे परिवार के रहे हैं। ये भी हमारी बड़ी परंपरा रही है। ये क्या आज भी जिंदा है? ये अब अभी घर घर में हम देखते हैं कि जो हम मानते हैं जो हमारे बीच नहीं रहते हैं बुजुर्ग, वो देवजोनी में जाते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में तो एक पूरा पितृपक्ष के लिए जो है वो पूरा एक महीना होता है जिसमें कि है जो देवलोक में पधारे हुए हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको हम कई चीजें अर्पित करते हैं। तो ये इसी बात का प्रतीक है कि जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके प्रति भी यदि हमारा इतना स्नेह सम्मान होता है, तो जो हमारे बीच में है, हमारे साथ उपस्थित है, उनको हमें किस तरह से जो है उनको सम्मानित करना चाहिए, उनके आदर होना चाहिए दिलो दिमाग में। ये चीज हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो है प्रारंभ से ही ये चीजें रही। एक आखिरी संदेश हम लेना चाहेंगे कि आखिर हमारे इस भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को और देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में बैठे हुए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आप जीवन भर कमाई विदेश में करते रहे और बाप खटिया पे सोते रहे, बाप का पता ही नहीं, माँ का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या पूंजी कमाने के लिए सब कुछ होता है या माता पिता का भी ध्यान रखना उनका कर्तव्य है? मैं ये मानता हूँ कि समग्र विकास होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो बाहर चले गए या यहाँ चले गए, वो मैं मानता हूँ उनके हमारे यहाँ से भारतीय संस्कृति के जो भाव हैं वो जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीय लोग, उनके मन में भी वो भाव अवश्य होते ही होंगे। और बहुत ऐसे गिने चुने कोई ऐसे होते हैं जो कि ध्यान नहीं रखते, परंतु मैं ये मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति से जिनका जुड़ाव है और जो लोग भारत छोड़कर अपने
व्यवसाय के लिए या अन्य किसी प्रोफेशन के लिए बाहर भी जाते हैं तो एकदम वो परिवार से कट गए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। परंतु यदि वो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मेरा उनका मैसेज यही रहेगा कि वो रेगुलर भावनात्मक तौर पर अपने परिवार से जुड़े रहें, माता पिता के साथ जुड़े रहें, और जब आवश्यकता हो तो जो साधन संसाधन उन्होंने एकत्रित किए उनको परिवार के लिए समर्पित करें, वापस समय पर भारत लौट आए, अपने माता पिता की सेवा करें, तो एक समग्र रूप से उसका विकास होगा। क्योंकि माता पिता भी चाहते हैं देश दुनिया में जाकर उनके बच्चे नाम करें, तो ऐसा नहीं है कि वो यही रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, परंतु जब आवश्यकता हो माता पिता को और फिर उनके परिवार वाले साथ नहीं हो तो उस कमाई का भी क्या फायदा। तो ये एक समग्र विकास के लिए हर चीज जरूरी है। सब कोई अवसर नहीं होता कि सब जने यही रहकर और परिवार में रहकर करें, बाहर जाकर भी अपना विस्तार करते हैं, परिवार का भी नाम करते हैं। तो इस प्रकार से समग्र विकास यदि होता है तो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए अपने परिवार का, बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए यदि वापस समय पर वो वापस भारत लौट आते हैं तो ये भी एक उनके लिए अच्छा अवसर होता है। तो मेरा यही मैसेज। भारत ही मात्र मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो पशु पक्षी मर जाते हैं तो उन पे भी शोक मनाता है, लेकिन जिस प्रकार से अभी अहमदाबाद की जो घटना हुई उससे पूरा देश हिल गया। हम भी चैनल के माध्यम से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ऐसी बड़ी घटना हमारे देश में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पूरे रोम रोम हिल जाए इस घटना को देखकर। क्या भाव प्रेषित करना चाहेंगे? ऐसी घटनाएं जब सुनने और देखने को मिलती है तो व्यक्ति निःशब्द हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा इस तरह के कई तरह के भाव आते हैं जिनको शेयर करना भी मुश्किल होता है, और देश दुनिया के तमाम जो लोग हैं वो इस घटना से बड़े विचलित हो जाते हैं कि इस तरह की जो है घटनाएं कैसे घटित हो जाती है और क्या इसके पीछे के कोई कारण होते हैं, नहीं होते हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है मन अत्यधिक दुखी हो जाता है, और ईश्वर से फिर यही प्रार्थना की जाती है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। तो ये एक बड़ी दुखद घटना अभी कुछ दिन पूर्व ही हमें देखने को मिली है, जो विमान दुर्घटना की वजह से हुई है। परंतु मैं यही मानता हूं कि जो एयर उसमें डील करने वाली जो एरोनॉटिक्स कंपनी है और जो विमानों में डील करते हैं और जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, भविष्य में इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इस तरह की दुर्घटनाएं आगे जाकर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पितृ दिवस के उपलक्ष्य में बात की है। उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे बीच में रहे। वो भी किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, किसी के अग्रज थे। उन सभी को हम श्रद्धांजलि भावपूर्वक अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि परम पिता जहाँ भी वो जिस देवलोक में गए उनको शांति प्रदान करे। और उनसे भी कहना चाहेंगे जिनके पिता अभी है वह पिता का पूरा आदर करे और पिता को मान सम्मान दे। पिता है तो जग आपका है, पिता है तो संसार आपका है। जिस दिन पिता चले जाएंगे, जिस दिन आपको कमी महसूस होगी, उस दिन पता पड़ेगा पिता क्या होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पितृ दिवस की एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं।